हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लास पे। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का इस बेहतरीन सी क्लास में स्वागत करता हूं। तो आइए जुड़िए, आज फिर से वापस हम आ चुके हैं इसी चैप्टर में जिसका नाम है कोशिका। क्या नाम है बाबू? इसका नाम है कोशिका। और इसी कोशिका वाला चैप्टर में आज फिर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं और एकदम मजेदार तरीके से आज पढ़ने वाले हैं। एकदम मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। जीवन की संरचनात्मक एवं आधारभूत इकाई मानी जाती है कोशिका, और उस कोशिका के बारे में आप लोग पढ़ भी चुके हैं और बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर हो गए। आज हम लोग जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारे शरीर के अंदर भी कोशिकाएं पाई जाती है, उन सारी कोशिकाओं के बारे में समझने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़िए आप मेरे साथ, एकदम मजा तरीके से बेहतरीन तरीका से पढ़ने वाले हैं। चलिए एक बार शेयर हो जाए, एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे दबा करके। लाइक और शेयर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ, जैसे लड्डू हुसैन, रजनी कुमारी, रोशनी कुमारी, राजा बाबू, एलन बॉय, विष्णु विकास, राम बाबू, तेज प्रकाश कुमार, उसके बाद लड्डू हुसैन, हाँ ये, उसके बाद मणिकांत जायसवाल, विष्णु कुमार, उसके बाद रिया गर्ल, किशन कुमार, उसके बाद अमरजीत कुमार, स्टडी बॉय, अविनाश कुमार, विनय कुमार, रिया कुमारी, बहुत सारे, प्रिंस कुमार, पूजा कुमारी, बहुत सारे, राधा कुमारी, दीपू कुमार, आयुष, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी बच्चों का इस क्लास में स्वागत है। तो चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। एक बार शेयर हो जाए और उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। मजा आने वाला इस क्लास में। हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, और कौन सी कोशिका? जंतु कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार है आप लोग? जल्दी से बोलिए। अब इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले फैक्ट ऑफ द डे आपके सामने आने वाला है। लीजिए, फैक्ट ऑफ द डे आपके सामने आ गया। फैक्ट ऑफ द डे क्या है समझिए एक बार। अगर कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति नींद न आने पर नींद का दवा खाता है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है फिर वो नींद की दवा खाता है, ठीक है, नींद की दवा खाता है, तो वास्तविक वह व्यक्ति वास्तविक तौर पर सोया नहीं होता है, बल्कि गोली के कारण, जो नींद का गोली है उस गोली के कारण कोमा जैसी अवस्था में चला जाता है। ये आज का कंसेप्ट है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति को नींद नहीं आता है और उस नींद को लाने के लिए, यानी नींद के लिए नींद की गोली खाता है, तो वास्तव में वह सोया नहीं होता है, बल्कि उस गोली के कारण वह कोमा जैसी अवस्था में चला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी कंसेप्ट के साथ आज के क्लास को। आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले यह है हमारा परिवर्तन बैच जो 11th साइंस के लिए है। तो जो भी बच्चे इस क्लास में एनरोल नहीं हुए हैं, जल्दी से दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या ऐप के माध्यम से आसानी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। चलिए आगे हम बात करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जंतु कोशिका। आप सभी लोग इस कोशिका से रूबरू हो जाइए। अब आप जंतु कोशिका के बारे में एकदम धुआंधार तरीका से पढ़ने वाले हैं, मजा आएगा। जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक बार शेयर हो जाए। जितने भी बच्चे अभी जुड़े हैं हमसे, उस सारे बच्चे जो है पूरी ईमानदारी के साथ क्लास को शेयर कर देंगे। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। जी हाँ, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जी हाँ, गुड इवनिंग। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी लोगों का इस क्लास में स्वागत है। चलिए ठीक है, तो ये हो गई जंतु कोशिका। ठीक है, अब एक बात आपको बताते हैं कि अगर हम आपसे पूछे कि जंतु कोशिका का अध्ययन आप कैसे करेंगे, जंतु कोशिका का आप अध्ययन कैसे करेंगे? क्या खाली आंखों द्वारा कर सकते हैं? क्या आप खाली आंखों से? मिस्टर सुमित गुप्ता, बिल्कुल हानि होती है सर। हाँ, हानि होती है। कोई भी अगर दवा आप लेते हैं और उस दवा का उपयोग करते हैं तो उसका हमारे शरीर पर कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है। अगर नींद की गोली खाते हैं तो आप जो है वो हमारे शरीर के किसी न किसी हिस्से पर जाकर के उसका साइड इफेक्ट दिखता है। इसलिए चाहे कोई भी गोली हो,
ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लें। तो अभी आप लोगों से ये पूछे कि आप जब कोशिका की बात करते हैं तो क्या कोशिका को आप खुली आंखों के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं? बोलिए नहीं कर सकते हैं। देखिए आप खुली आंखों के द्वारा नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है कि जब भी कोशिका का चित्र बनेगा तो वो चित्र कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र होगा। कैसा होगा? आप कहेंगे गुरुजी जो चित्र होगा वह कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र होगा। बिल्कुल सही आप सोच रहे होंगे कि जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, उसका अध्ययन हम खुली आंखों के द्वारा नहीं कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से कहा जाता है कि यह चित्र किसका है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र है। ठीक है, तो अभी अगर बात करें किसकी? कोशिका की बात करते हैं। और कौन सी कोशिका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? तो आप पढ़ने जा रहे हैं जंतु कोशिका। किसको पढ़ेंगे? जंतु कोशिका को पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को चित्र भी दिखाए, जंतु कोशिका होती है। और इस जंतु कोशिका को हम कैसे अध्ययन करते हैं? तो आप कहेंगे इसके अध्ययन के लिए हमको चाहिए माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, माइक्रो क्या लिखा गया जी? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और उस माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? उसका अध्ययन करते हैं। अब देखिए माइक्रोस्कोप की सहायता से हम जब अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को क्या करते हैं? सुगमता पूर्वक कहिए या आसानी से अध्ययन करने के लिए जंतु कोशिका को 3 भागों में बांट दिया जाता है। कितने? आप कहेंगे इस जंतु कोशिका को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सबसे जो बाहर वाली झिल्ली होती है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कहा कि जंतु कोशिका को सावधानी पूर्वक यानी कि खूब अच्छे तरीके से अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और सावधानी पूर्वक अध्ययन हो इसके लिए इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ध्यान दीजिएगा इधर 3 भाग कौन कौन से हैं? जो सबसे बाहरी वाली आवरण होती है, जो सबसे बाहरी वाली आवरण होती है, जिसको बाह्य आवरण या बाह्य झिल्ली कहते हैं, इसको ये सबसे बाहर जो झिल्ली होगी इसका नाम है कोशिका झिल्ली। क्या नाम है बाबू? कोशिका झिल्ली। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन भी आप बोल सकते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, 3 वर्ग कौन से हैं? 3 भाग कौन कौन से हैं? तो कोशिका झिल्ली। और इस कोशिका झिल्ली के मध्य में पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है जी? इसमें पाया जाता है केंद्रक। ठीक है, मध्य में क्या है? मध्य में है केंद्रक। ठीक है, मध्य में क्या है? केंद्रक है। और ये हो गई केंद्रक। और इस अब ये थोड़ा सा ऐसे डॉट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया केंद्रक। और इस झिल्ली और केंद्रक के बीच ये पाया जाता है द्रव। क्या पाया जाता है? द्रव पाया जाता है, जिसको कहते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। लिखिएगा, इसका नाम क्या हो गया? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य। हाँ, द्रव्य बोलिएगा, कोशिका द्रव्य। और ये हो गया केंद्रक, ये हो गया केंद्रक। तो अब आपसे पूछा जाए कि 3 भाग कौन कौन सा है, तो अब आराम से बता दीजिएगा, एकदम आराम से बता दीजिएगा कि 3 भाग की अगर बात करते हैं आप, तो 1 नंबर में क्या आ जाएगा? सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। सबसे बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, है ना जी? सबसे बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली। अगर बात करें कोशिका झिल्ली जिसको घेरे रहती है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य के बीच या कोशिका के मध्य भाग में जो गोल काढ़ी रचना दिखाई पड़ती है, जिसको क्या कहते हैं? केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब ये 3 भाग किस लिए किया गया? तो आप कहेंगे कि कोशिकाओं का अध्ययन आसानी से हो सके, सुगमता पूर्वक अध्ययन करने के लिए कोशिका को 3 भागों में बांट दिया गया, ताकि पता चल सके कि कोशिका के सबसे बाहरी भाग को कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरे हुए भाग को कोशिका द्रव्य और कोशिका
के मध्य भाग में पाया जाने वाला जो गोलकारी रचना दिखाई पड़ती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं केंद्रक। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ, ये इसलिए बांटा गया। अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, ठीक है, जो आप लोग ऑलरेडी पहले से भी जानते हैं लेकिन पूछना जरूरी है आप लोगों से, क्योंकि हो सकता है कि आप भूल गए होंगे। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। यहां पे 1 मिनट रुकिएगा, इसको क्लियर कर लेते हैं। पहले इसको आप क्लियर कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे बाहरी यह जंतु कोशिका, ये हो गई जंतु कोशिका। जंतु कोशिका के जो बाहरी सबसे बाहर जो आवरण ये देख रहे हैं, इसका नाम क्या है बाबू? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसका नाम क्या है जो हम बना रहे हैं अभी? इसका नाम है कोशिका झिल्ली। क्या नाम है बाबू? कोशिका झिल्ली है। ये हो गई कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये क्या हो गई? कोशिका झिल्ली हो गई। और यह कोशिका झिल्ली किसको घेर रही है? जिसको घेर रही है इसका नाम है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और ये वाला जो भाग है ये है केंद्रक। क्या नाम है? केंद्रक नाम है। और आप ऑलरेडी जानते हैं पहले से कि इस कोशिका द्रव्य के अंदर अनेकों कोशिकांग होते हैं। अनेकों क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। जैसे अगर कोशिकांग की बात करें तो कल ही बताए थे आप लोगों को, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लवक, लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंतःप्रदियालिका, राइबोसोम, गाल्जी उपकरण। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी कोशिकांग है जो किसमें, इसके अंदर जो है तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब बात एक एक करके करेंगे। पहले आप लोगों से अब क्वेश्चन पूछ लें। बोलिए, क्वेश्चन पूछ लें, जल्दी बोलिए। कोशिका झिल्ली, हाँ सबकी बात करेंगे। कोशिका झिल्ली होती क्या है, किसकी बनी होती है? पहले आप ये बताइए कि आपसे हम क्वेश्चन पूछें। 2-4 क्वेश्चन आप लोगों से हमको पूछना है ताकि थोड़ा सा हमको पता चल सके कि हाँ ठीक है, यस सर पूछ लीजिए। ठीक है, पूछ लेते हैं। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए जी, पहले आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। मजा नहीं आ रहा है, शेयर नहीं हो रहा जी। हाँ, शेयर एक बार कर दीजिए पहले। ठीक है, पूछ लेते हैं जी। ठीक है, पूछ लेते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिका के अंदर पाई जाने वाली जो भी रचनाएं होती है उसको कोशिकांग कहा जाता है। कल ही बात किए थे, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रजालिका, ये सभी के सभी कोशिकांग कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका, क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन और आंसर एक के साथ ही साथ चलेगा, अलग अलग नहीं बोलेंगे। ठीक है, हाँ, सबसे यहां पूछना है क्वेश्चन आपसे कि सबसे छोटी कोशिका है, बताइए सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका है, जल्दी से बताइएगा। सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है। चलिए, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। अगर सबसे छोटी कोशिका आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्म। क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म। सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओभम यानी अंडाणु, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ये 5 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए, निश्चित रूप से सारे बच्चे को याद होना चाहिए। सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा। अगर बात करें कि सबसे बड़ी
सबसे बड़ी कोशिका, हाँ सबसे बड़ी, सबसे, संसार की सबसे बड़ी पूछा जाए या सबसे बड़ी पूछा जाए, लीजिए संसार यहां डाल देते हैं, ठीक है। संसार की, संसार या दुनिया, संसार की सबसे, सबसे बड़ी, बड़ी पृथक कोशिका, ये भी आ सकता है, पृथक, पृथक कोशिका है, पृथक कोशिका है, संसार की सबसे बड़ी पृथक कोशिका है। पृथक इसलिए आया कि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, अगर पृथक नहीं भी आता है तो आप सीधे क्या मारेंगे, आप मारेंगे शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यहां पे हम लिख रहे हैं, देखिएगा, या ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, ये तो याद आपको होना ही चाहिए। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या बताएंगे, बोलिए, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप कहेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओभम है। कौन है? ओभम है, अंडाणु है। सबसे बड़ी कोशिका ओभम यानी अंडाणु है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल, सबसे बड़ी कोशिका अगर मानव शरीर की पूछ ली जाए तो है अंडाणु। अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, मानव शरीर की सबसे, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, जल्दी से बताएंगे सारे लोग। मानव शरीर की अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो कौन सी है? शुक्राणु है, शुक्राणु, जिसे आप कहते हैं एस्पर्म, ठीक है, एस्पर्म। इतना क्लियर हुआ? बोलिए जल्दी से, क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका एस्पर्म, शुक्राणु। अगर बात करें मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सबसे लंबी कोशिका तो आप कहेंगे तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका। तो ये 5 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक एक पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। आइए अब यहां बात हम लोग करते हैं कि ये है कोशिका झिल्ली, ये है कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली जो पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या नाम है? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली क्या काम करती है? पहले बात समझिए कि ये कोशिका झिल्ली क्या काम करती है। तो ये कोशिका झिल्ली इस कोशिका को क्या करती है? एक निश्चित आकार प्रदान कराती है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये जो कोशिका झिल्ली है, समझिए, ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली जो होती है, ये कोशिका झिल्ली क्या करती है? ये कोशिका झिल्ली क्या करेगी? कोशिका को निश्चित आकार प्रदान कराएगी। देखिएगा, अब ये कोशिका झिल्ली हम जब बनाएंगे, यहां पे देखिएगा, जब हम एक झिल्ली बनाएंगे तो ये झिल्ली क्या करेगी? कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करा रही है, ठीक है। तो ये इसका कार्य हो जाएगा। ये हो गई कोशिका झिल्ली जो सबसे बाहर पाई जाती है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, इसको, इससे कोई मतलब हम लोगों को नहीं है फिलहाल। आइए सीधे पॉइंट पे चलते हैं। ये हो गई कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली की, ठीक है। चलिए सेल मेम्ब्रेन की बात हम लोग करने वाले हैं। कोशिका झिल्ली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए समझिएगा, इस बात को एक एक करके समझिएगा, ठीक है। देखिए, कोशिका के बाहर चारों तरफ से,
कोशिका के बाहर चारों तरफ से पाई जाने वाली पतली और मुलायम झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। याद हो गया? बोलिए, याद हो गया? जल्दी से बोलिए, याद हुआ नहीं हुआ? कोशिका के बाहर पाई जाने वाली पतली मुलायम झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। एक बार समझिए, मैंने क्या कहा कि कोशिका के बाहर, ये केंद्रक हो गया, मान लीजिए कि ये हो गया केंद्रक, ये क्या हो गया? केंद्रक हो गया, ठीक है, ये हो गया केंद्रक है। और केंद्रक के बाहर ये द्रव है, इसके बाहर क्या है? ये द्रव है। और इस द्रव को घेरी हुई, इस द्रव को घेरी हुई जो रचनाएं पाई जाती है, उस रचना का नाम क्या है? इसी रचना का नाम है, इस रचना का क्या नाम है बाबू? इस रचना का नाम है कोशिका झिल्ली। क्या नाम है? इसका नाम है कोशिका झिल्ली। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये कोशिका झिल्ली क्या करती है, तो आप कहेंगे ये गुरुजी, कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका को एक निश्चित आदान प्रदान, निश्चित आकार प्रदान करती है। क्या करती है? कोशिका झिल्ली एक निश्चित आकार प्रदान करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अब यहां पे कार्य की बात करेंगे, अभी अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये कोशिका झिल्ली है क्या, अगर यहां से इसके आंसर को लिखना शुरू करें तो क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर चारों तरफ पाई जाने वाली मुलायम एवं लचीली झिल्ली को, किसको? लचीली झिल्ली को क्या कहते हैं? उसी को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ठीक है जी, चलिए, ठीक है, लिख लीजिएगा, कहिएगा कि सभी जीवों के, है ना, लिखिएगा सभी जीवों के कोशिकाओं में, सभी लिखेगा, सभी जीवों के कोशिकाओं के चारों तरफ जीव द्रव्य को घेरे हुए आवरण पाई जाती है। पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, हटेगा नहीं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कोशिका झिल्ली क्या हो गई? कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली मुलायम एवं लचीली झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अब बात आती है कि ये जो कोशिका होती है, जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ये कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कोशिका झिल्ली जो होती है, ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो आप कहेंगे ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर अगर आप चेंज करके लिखिएगा कि कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है, जिसकी मोटाई कितनी होती है बाबू? जिसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉन होता है। जिसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना मीटर होता है? बताइए, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना मीटर होता है? चलिए यहां लिख देते हैं, यह लिख दीजिएगा, जहां 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 के पावर -10 मीटर।
ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, बोलिए जल्दी से। अब एक बात यहां पे आती है कि इसको खोजा किसने, किसने खोजा होगा। अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली की खोज किसकी, अगर यहां से लिखे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की, झिल्ली की खोज बताइए। आपको कल ही तो बताए थे कोशिका झिल्ली को सबसे पहले किसने खोजा, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है जी। कोशिका झिल्ली को किसने खोजा पहली बार, किसने खोजा, आप कहिएगा रॉबर्ट हुक, किसने, रॉबर्ट हुक ने इसको खोजा था, ठीक है, क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, बिल्कुल। बढ़ जाते आगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब अगर बात आती है कि ये कोशिका क्या काम करती है, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली किस काम के लिए उपयोग में आती है, चलिए अब आप लोगों से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये जो आप झिल्ली देख रहे हैं, इस झिल्ली का क्या काम है, इस झिल्ली का क्या काम है। तो आप कहिए गुरुजी, जब तक ये झिल्ली नहीं रहेगी तब तक इस कोशिका का कोई भी आकार नहीं होगा, कोई भी आकार नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है वह कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, एक निश्चित ढांचा प्रदान कराती है, पहली बात। दूसरी बात कि जितने भी छोटे बड़े अणु होते हैं, उन छोटे बड़े अणुओं को कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर आने जाने से क्या करती है, रोकती है। जैसे हमारे जो घर होते हैं, दरवाजे होते हैं, उस दरवाजे बोलते हैं, जो खिड़कियां होती है, उस खिड़कियों में जो है जो एंगल लगाई जाती है, उस एंगल का क्या काम है कि जितने भी छोटे बड़े सामान होंगे, जो आपकी वस्तुएं होंगी घर के अंदर, उनको अंदर और बाहर आने जाने से क्या करेगा, रोकेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात आप कह सकते हैं कि ये और तीसरी काम क्या कर सकती है, तो आप कहेंगे यह कोशिकाओं को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहेंगे कि अगर ये जंतु कोशिका में पाई जाती है तो ये कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में सिलिया और फ्लैजिला जैसे अंगकों के निर्माण में भी सहायता करती है, सहायक होती है, ठीक है। अब एक बात आती है कि गुरुजी आप बोल रहे हैं कि अगर ये जंतु कोशिका में पाई जाती है, क्या और भी कहीं पाई जाती है? बिल्कुल, ये पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसलिए हमने आपको बताया कि जंतु कोशिका में यह क्या करती है, सिलिया एवं फ्लैजिला के निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। हाँ, कब खोजे थे सर कब खोजे थे? जब अपना प्रयोग कर रहे थे कोशिका खोज, उसी समय उन्होंने कार्य कोशिका में इसको देखा था। चलिए लिख लीजिए, आइए देखते हैं। हैया यहाँ पे कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य। चलिए, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बताइए। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जो लिख लेंगे, बोलिए कितने ऐसे बच्चे हैं जो लिख लेंगे इस आंसर को? बोलिए, जितने बच्चे लिख लेंगे थम्स अप करेंगे एक बार जल्दी से, ठीक है। नवीन कुमार, लेट हो गया कोई बात नहीं, चलिए बाद में देख लीजिए क्लास। यांत्रिक शक्ति समझ में नहीं आया सर? आ जाएगा लड्डू सेन, आ जाएगा, रुक जाइए। यांत्रिक शक्ति का मतलब होता है अंदर से मजबूत हो जाना, ठीक है। हाँ ठीक है, लेट हो गया, कुछ बच्चे तो लेट से ही आए हैं, बहुत बच्चे लेट से आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे थम्स अप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, फिर भी हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दे। चलिए, आपसे पूछा गया कि यह क्या काम करती है, तो पहले नंबर पे हम कहेंगे, पहला नंबर पॉइंट हम लिख के जाएंगे कि यह क्या करेगी, तो यह कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, ठीक है। हाँ, यह लिखेंगे, यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, एक निश्चित आकार प्रदान करती है, प्रदान करती है या करता है, लीजिए
पहला हो गया, यह कोशिका को क्या करेगा, यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो यह आंतरिक शक्ति, या सीधे आप कहेंगे आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, यह भी आप बता सकते हैं। देखिए एक बच्चे बोल रहे नहीं समझ में आया था, तो ये जो झिल्ली है, ये जो आवरण है, यह आवरण क्या करेगा, यह आवरण इसके अंदर जितने भी कोशिकांग है उस कोशिकांगों की रक्षा करेगा। जैसे आप कहते हैं कि आप हमारे घर जो है चारों तरफ से दीवार लगे हुए हैं, कमरे में चारों तरफ से दीवार होगा, या हो सकता है कि टाटी लगा होगा, टाटी समझते हैं ना, ये टाटी लगा होगा, तो टाटी और दीवार क्या काम करता है, बाहरी आघात से बचाएगा। जैसे कोई बिलाई, कुत्ता, जो भी बाहर जो कोई जीव जंतु जानवर जा रहा है, तो उस जानवर को हमारे कमरे के अंदर आने से क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। हाँ, उसको क्या करेगा, रोकेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यह क्या करेगा, आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, ठीक है। तो हम इसके अगले पॉइंट में कह सकते हैं कि यह आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, अंगों की रक्षा करता है, ठीक है। आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। और क्या काम करता है बाबू, बताइए। अगर बात करें कि इसके बाद क्या क्या काम करेगा, तो जितने भी छोटे बड़े अणु हैं उन अणुओं को कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने से क्या करेगा, रोकने का काम करता है। मतलब झिल्ली में जितने, अब यहां एक पॉइंट छूट गया था, ध्यान दीजिएगा इस पे, आपको यहां देखिए ध्यान से कि एक एंगस्ट्रॉन, यानी कि इसमें जो मोटाई होती है वह 75 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इस झिल्ली में छिद्र भी पाई जाती है, ठीक है। तो इस बात को यहां लिखेंगे, एंगस्ट्रॉन होती है जिसमें, यहीं पे लिख लीजिएगा, हाँ इसमें क्या कहिएगा, यहां नहीं हटेगा, यहां लिख देते हैं, यहां लिखते हैं कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में 0.35 nm यानी नैनोमीटर छिद्र होता है, ठीक है। हाँ, इतने छोटा छिद्र होता है किसमें, कोशिका झिल्ली में। इसका मतलब तो साफ ये आता है कि इससे बड़ा कण जो है कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, और इससे बड़ा कण जो है इसके अंदर भी नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो मोटाई है, वह 0.35 नैनोमीटर होती है। अब जब किसी कण को अंदर जाना है या किसी कण को बाहर आना है, तो इतना छोटा या इससे छोटा ही इसके अंदर या बाहर आ जा सकता है। इससे बड़ा कण ना तो इसके अंदर जाएगा और ना इसके अंदर से बाहर आएगा, ठीक है। तो ये बात समझ गए। तो ये बात आप यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं कि यह क्या करता है, छोटे बड़े अणुओं को कोशिका के अंदर एवं बाहर आने जाने से क्या करता है, रोकता है। तो इस बात को यहां लिखेंगे, यह छोटे बड़े अणुओं को कोशिका के अंदर आने जाने से क्या करता है, आने जाने में लिखिएगा, आने जाने में नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है, नियंत्रण करता है, ठीक है। चलिए आगे बोलिए, आगे समझा गया। अगला पॉइंट आप लिख के जाएंगे, ठीक है। जंतु कोशिका में अभी बताया, ये जंतु कोशिका में क्या करता है, जंतु कोशिका में सिलिया और फ्लैजिला जैसे अंगों के निर्माण में सहायक होता है। और सिलिया और फ्लैजिला आप लोग जानते हैं ये प्रचलन अंगक होते हैं एक कोशिकीय जीवों का, ठीक है। तो चौथा पॉइंट आप लिखेंगे,
सर रुक जाइए 2 मिनट, आवाज नहीं आ रहा है सर। चलिए अब आवाज आ रही होगी, देखिए, हाँ हाँ बिल्कुल सर, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए देखिए एक बार बताइए आप लोग, अब आवाज आ रही है? चलिए अभी आप लोगों को बता रहे थे कि जंतु कोशिका में यह क्या करती है, सीलिया एवं फ्लैजिला जैसे अंगों के निर्माण में सहायक होती है। तो ये 4 कार्य हो गए किसके, आप कहेंगे कोशिका झिल्ली के कार्य का, 4 कार्य हो गए। बोलिए सभी लोगों को समझ में आया? बिल्कुल, सभी कोशिका में छिद्र पाए जाते हैं, है ना, और सब ये छोटी से छोटी छिद्र पाए जाते हैं, लगभग 9 के बराबर है, 0.35 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर ये छिद्र है, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़िए, बोलिए जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पादप कोशिका प्लांट सेल की बात करेंगे। किसकी? पादप कोशिका की हम बात करने वाले हैं। पादप कोशिका आप लोग देखे होंगे, है ना, नहीं देखे होंगे, माइक्रोस्कोप जब आप लीजिएगा तब ना देखिएगा। देखिए चित्र बनाते हैं पादप कोशिका का, एकदम सिंपल है। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, और आपको नाम लिखना है और चित्र बनाना है, तब जाकर के 5 नंबर मिलेगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक तो यहां डॉट दीजिएगा और एक डॉट यहां दीजिएगा, थोड़ा सा और ही दबाते हैं, एक डॉट यहां, एक डॉट यहां, 2 डॉट हुआ, और एक डॉट यहां 3, और इसके सामने एक डॉट यहां 4, और एक डॉट यहां 5, और एक डॉट यहां 6 को डॉट दे दीजिएगा। आराम से इसको लाइएगा और इसी रेंज में क्या कीजिएगा, इसको घुमा दीजिएगा। ठीक है, हाँ इसी रेंज में क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे, घूम गया। अब इसके बाद आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, इसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना, ओवरलैपिंग कर देना है। ठीक है, एक जो है आप उठाइएगा यहां से और इसको ऐसे निकाल दीजिएगा सभी जगह, जहां जहां कोना बन रहा है एक बार इस कोना को निकाल दीजिए। एकदम आसान तरीका सिखा रहे हैं आपको, ऐसे कोना निकाल दीजिए और यहां से उठाइए और इसको ला करके इसमें ऐसे ऐसे बना दीजिए, लीजिए। ठीक है, हाँ ये कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली बन के तैयार हो गई है। ठीक है, इससे सिंपल आप नहीं बना पाइएगा। देखिए आराम से तैयार हो गई, कितना आसान है चित्र बनाना, एकदम आसानी से। सर कॉपी में नोट करें, हाँ बिल्कुल नोट तो आपको करना ही पड़ेगा, चित्र बनाना आपको सीखना पड़ेगा। अब क्या कीजिएगा, इसके अंदर आपको बनाना है क्या चीज, यहाँ पे चित्र भी है, एक बार देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए। इसके अंदर चित्र भी हमने लिया है, लेकिन फिर भी बना रहे हैं, समझिए एक बार। तो ये क्या कीजिएगा, इसके अंदर एक झिल्ली लगा दीजिए अंदर से, जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, एक झिल्ली यहां पे लगाइए, थोड़ा सा सट जा रहा है, थोड़ा सा हटा रहे हैं अलग। ठीक है, ये एक झिल्ली बनाइए, क्या कैसे क्या हो जाता है, मिटा रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा ही सट गया। चलिए देखिएगा, इसको थोड़ा सा लाइए और ऐसे लेके जाइए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आपको क्या करना है, एक रसधानी लेना है, बीच में एक रसधानी का चित्र बना दीजिए। ठीक है, पादप में उपस्थित कोशिका को पादप कोशिका कहते हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन थोड़े पूछेगा कि पादप कोशिका किसे कहते हैं, अरे क्या बात करते हैं। अब इसमें आपको बनाना है एक रसधानी। देखिए ये है रसधानी, ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये है रसधानी। पादप कोशिका में रसधानी बड़ी होती है, तो इस रसधानी को आप यहां बना लीजिए। ठीक है, हाँ इस रसधानी को यहां पे बना लीजिए। ई कैसे रसधानी बन रहा है जी, ई लीजिए, ये हो गई रसधानी। ठीक है, ये हो गई रसधानी। अब इसी में आपको सारा चीज दिखा देना है, चाहे उस माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, चाहे आप
किसकी बात करें, यहां पे आप दिखा दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद इसी में आप लोग गोल्गी काय दिखा दीजिए, है ना, गोल्गी काय दिखा दीजिए, यानी और सारे रचना इसमें आप आराम से दिखा दीजिए। गोल्गी उपकरण बना दीजिए यहां पे, ठीक है, हाँ गोल्गी उपकरण बना दीजिए। फिर आप कहिएगा कि गुरुजी इसी में आप राइबोसोम भी बना दीजिए। चलिए तो आप राइबोसोम बना लीजिए, यहां पे देख लीजिए ये हो गया। और केंद्रक भी बनाना है जी, केंद्रक बनाना है, फिर उसके बाद सूक्ष्म कणिका बनाना है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है, रसधानी तो बनाइए दिए, तो ये हो गया। यहां पे आप क्या कीजिए, यहां पे जगह थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी बना देते हैं। ये आप ले लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी ये केंद्रक ले लीजिए, ये हो गया केंद्रक, ठीक है, ये हो गया केंद्रक। बस इसमें अब रचना हम नहीं बना रहे हैं। चलिए यहां पे थोड़ा सा एक और ले लीजिए, चलिए चलिए जी, हाँ बस क्लियर। इतना ही आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है आपको चित्र में, ठीक है। कोई दिक्कत, रसधानी खाली है क्या सर? हाँ हाँ रसधानी बिल्कुल खाली रहती है। हाँ जंतु कोशिका में ये छोटी या न के बराबर, पादप कोशिका में ये बड़ी होती है, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब ये चीज हो गया। अब ये जो सबसे बाहर झिल्ली जो आप देख रहे हैं, सबसे जो बाहर झिल्ली आप देख रहे हैं, इसका नाम है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ठीक है। और ये कोशिका भित्ति किसको घेर रही है, तो घेरने का काम कौन कर रही है, किसको घेर रही है, कोशिका झिल्ली को घेर रही है, कोशिका झिल्ली को घेर रही है, ठीक है, कोशिका झिल्ली को घेर रही है। और सर चित्र को बनाए क्या, बिल्कुल बनाना पड़ेगा जी, हाँ चित्र को बनाइएगा नहीं, हम इसलिए तो बनाए, नहीं तो चित्र तो हम लेकर ही आए हैं। यह है रसधानी, ठीक है। कैसी रसधानी है, तो कहिएगा बड़ी रसधानी है, बड़ी रसधानी, बड़ी रसधानी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, या आपको पैनल पीडीएफ मिलेगा वहां से बना लीजिएगा, बनाना पड़ेगा रजनी कुमारी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है इधर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। गाल्गी उपकरण या गाल्गी काय, यहां है केंद्रक, ठीक है। बस इतना ही रचना कम से कम बना लीजिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है, हाँ इतना आप बना लीजिएगा काम चल जाएगा। अब आइए चित्र को तो हम लेकर के आए ही थे, लेकिन फिर भी बनाए इसलिए ताकि कैसे बनाएंगे इसको आप समझ सके, ठीक है। क्लियर हुआ, बढ़ जाएगा। चलिए आइए यहां देखिए, ये हो गई चित्र किसकी, तो आप कहेंगे ये पादप कोशिका की चित्र है, पादप कोशिका की चित्र है। और ये पादप कोशिका का चित्र अभी आपको बना के दिखाए कि कैसे बनेगा, ठीक है। ये हो गई पादप कोशिका की चित्र। ये जो बड़ी सी रचना देख रहे हैं इसका नाम है रसधानी, रसधानी बिल्कुल खाली होती है। उसके बाद ये सबसे बाहर जो आप देख रहे हैं ये है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति जिसको घेर रही है उसको कहते हैं, ट्रिपल आवरण नहीं है, एक ही आवरण है सर, हम बना लिए, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति होती क्या है, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या होती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कोशिका भित्ति की बात करते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं यह कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों तरफ, पादप कोशिका के चारों तरफ मोटी कठोर और मृत जो आवरण होती है, मृत आवरण, उसी का नाम है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ठीक है। हाँ लिपिड क्या होता है, वसा बोल सकते हैं जी, लिपिड को आप वसा बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लिखिए यहां पे सारे लोग लिखेंगे, लिखिएगा कि पादप कोशिका के चारों तरफ या चारों ओर मोटी कठोर, मोटी है और कठोर है, ठीक है, मोटी कठोर मृत
आवरण पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति सेल वॉल कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों अलग अलग है, जिसे सेल वॉल कहा जाता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों दो चीजें हैं। चलिए, सोनू कुमार, ठीक है जी, हाल चाल बढ़िया है। कैसे हैं आप लोग, ही बताइएगा। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है ये बताइए। मस्त है जी। चलिए ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति समझ गए। अब आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आप कहेंगे सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? बोलिए, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, ठीक है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। हाँ सर, मेरा ऐप नहीं खुल रहा, तो आपको जो ये नंबर दिया गया था ना उस पर कॉल कर लीजिए, खुलने लगेगा, ठीक है। वहां बताइए, क्लास में बताने से क्या होगा। कोशिका भित्ति किसकी बनी है? कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। चलिए, इतना बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पर चले सर। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। कार्य बताना है आपको कि इसका क्या कार्य है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, बिल्कुल। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कोशिका भित्ति का संगठन। अच्छा, इसका संगठन कैसा होता है? बिल्कुल, कोशिका भित्ति का संगठन की बात करते हैं, यानी किसकी बनी होती है। तो अभी तो बता दिए थे ना, अभी तो बताए थे ये किससे बनी है, तो सेलुलोज से बनी है। किससे? सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, कार्य बताइएगा। कोशिका भित्ति के क्या कार्य हैं? बोलिए, कोशिका भित्ति के क्या कार्य हैं, जल्दी से। कोशिका भित्ति के क्या कार्य है बताइएगा। कोशिका भित्ति क्या काम करता है, अभी आप लोग जान लिए कि कोशिका जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वह कठोर होती है। कैसी? कठोर होती है और मृत होती है। ये क्या काम करेगी? कोशिका भित्ति को भी बचाएगी। यहां पे देखिए, इस तस्वीर को जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा, सबसे बाहर है कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति के बाद है कोशिका झिल्ली। तो इसका मतलब तो ये साफ निकल करके आ रहा है कि कोशिका भित्ति कोशिका को बाहरी आघात से बचाएगी, पहला हो गया। दूसरा बात यह है कि यह निश्चित आकार भी प्रदान करती है। तीसरा बात यह है कि सबसे बाहर कोशिका भित्ति है, उसके बाद कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली की भी रक्षा करती है, ठीक है। हाँ, तीसरी बात कि ये मृत हो जाती है, यानी मृत होती है, अतः मृत होने के कारण यह कोशिका को सूखने से बचाती है, ठीक है। हाँ, तो ये बात आप लिख लेंगे। चलिए लिखिएगा। हाँ लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे। कोशिका भित्ति के कार्य क्या है? कार्य नंबर 1 पे आइए। पहला कार्य आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहला कार्य, पादप कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने का काम कौन करती है? आप कहेंगे कोशिका भित्ति करती है, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या काम करेगी? पादप कोशिका, लिख के जाइएगा। यह पादप कोशिका, यह पादप कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है,
ठीक है, यह पादप कोशिका को क्या की, एक निश्चित आकार प्रदान कर दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि दूसरा काम इसका क्या होगा, दूसरा काम इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यह सबसे बाहर पाई जाती है। इसके बाद कौन सी झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह कोशिका झिल्ली की क्या करती है, रक्षा करती है। दूसरे नंबर पॉइंट में लिखेगा, यह कोशिका झिल्ली की, कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। ठीक है, रक्षा करती है, ठीक है। अगला पॉइंट आप बताइए, अगला पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट आप बताएंगे कि यह, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये तो दो चीज हो गई, सबसे बाहर है तो निश्चित आकार प्रदान कराएगी, और उसके बाद जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या करती है, वह सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही साथ आप कहेंगे कि यह जितने भी कोशिकांग है कोशिका के अंदर, उन सबके लिए यह अवलंब या सीधे कहेंगे सहारा या सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। तो हम कहेंगे क्या, बोलिए जल्दी से कहिएगा, यह कोशिका की सुरक्षा, कोशिका को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करने का काम करती है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, यहां लिख लेंगे कि यह, 3 नंबर में लिखेंगे, यह कोशिका की सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट एक और लिखिए, लास्ट पॉइंट आगे लिखना है। देखिए अभी आपको बताए थे ये जो कोशिका भित्ति होती है वह मृत और कठोर होती है। मृत और कठोर होने के कारण यह कोशिका को सूखने से बचाती है, क्योंकि इस पर मृत है और कठोर है तो बाहरी ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह कोशिका को सूखने से बचाती है, सूखने से बचाती है। तो ये 4 कार्य हो गए। बोलिए समझ में आया नहीं आया? हाँ, कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया? कोशिका को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करती है, और लास्ट बोलिएगा यह कोशिका को क्या करती है, सूखने से बचाती है। ठीक है, बोलिए जी समझ में आया तो क्लियर, आगे बढ़े। जी सर क्लियर है, पूरा क्लियर है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। चलिए सभी लोग थम्स अप कर देंगे एक बार। हाँ एक बार सारे लोग थम्स अप करेंगे, यस सर समझ में आ गया, इसके आगे बढ़ा जाए। पायल या करें, यस टीचर जी सब समझ में आ गया, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तब तो अंतर आप लोग कर लीजिएगा अपने से। बोलिए अंतर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसको लिख सकते हैं? जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर कितने बच्चे लिख सकते हैं, बताइए जल्दी से बताएंगे कितने बच्चे लिख सकते हैं। लीजिए हम 2 भाग कर दिए, यहीं से एक भाग आ गया, हाँ यहां पे हम लिखेंगे। ठीक है, हाँ। चलिए क्लियर, अब यहां से लिखना शुरू कीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक पार्ट बनाइएगा पादप कोशिका का और दूसरा पार्ट बनाइएगा जंतु कोशिका का। ठीक है, हाँ वही आप लोग जो है ना, आप लोग अपने अंदाज में जो लिखते हैं वही हम लिखवा देते हैं। ठीक है,
पहला पार्ट बनाइएगा पादप कोशिका, ठीक है, पादप कोशिका, और दूसरा पार्ट में लिखिएगा जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, ठीक है, दूसरा पार्ट में जंतु कोशिका। इसी में बना देगा जी, लाइनें बना देगा, ठीक रहेगा। रुक जाइएगा 1 मिनट, रुक जाइए। हाँ बनाइए देते हैं, रुकिए। एक पार्ट, ठीक है, अब यहीं से इसको ले लेते हैं, लीजिए। 2 हो गया ना, 3 हो गया, 4 हो गया, और इसको यहां लेके चले गए तो 5 हो गया। अब यही में आप लोग लिख लीजिए, क्या कोई दिक्कत? चलिए इसका वो को चेंज कर देते हैं ना। अब लीजिए, अब आराम से आप लोग क्या कीजिए, एक एक पॉइंट लिख लीजिए। बोलिए, अब हमको लिखवाना पड़ेगा। अभी गेम ओवर नहीं हुआ है सर, हाँ ओवर नहीं हुआ है, बताइए। चलिए एक और लिखिए, पादप कोशिका में लिख के जाइए, सभी लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ, आप लोग भी लिखेंगे, ठीक है। पहला पादप कोशिका में यहां क्या लिखिएगा, 1 नंबर पॉइंट आप बना के लिखिएगा। पहला पॉइंट इसमें बना करके लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, कहिएगा कि इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, ठीक है। हाँ इधर लिखिएगा, इसमें कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए आगे आप लोग देखेंगे कि पादप कोशिका की बात करेंगे तो पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ये लास्ट है, इसमें पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे आप प्लेस्टिड बोलते हैं। तो आप कहेंगे इसमें लवक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें इसमें, तो इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं, लवक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें लवक नहीं पाए जाते, यानी कि जंतु कोशिका की अगर बात कीजिएगा तो जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ। अब फिर रसधानी की बात कीजिएगा तो अभी आप लोगों को बताए थे कि अगर पादप कोशिका की बात कर ली जाए तो पादप कोशिका में रसधानी बड़ी होती है और जंतु कोशिका में रसधानी छोटी या नहीं पाई जाती है। तो इसमें लिखेंगे इसमें बड़ी रसधानी पाई जाती है, बड़ी रसधानी पाई जाती है, ठीक है। और इसमें इधर लिखिएगा, इसमें रसधानी छोटी या नहीं पाई जाती है, ठीक है, छोटी या नहीं पाई जाती है। बोलिए आगे क्या लिखेंगे, आगे आप लोग ये बात लिखेंगे, इतना क्लियर है? बोलिए इतना अगर क्लियर है तो बोलिए यस क्लियर है, आगे बढ़ जाए। हाँ बड़ी रसधानी पाई जाती है, बिल्कुल। हाँ अब सेंट्रोसोम की बात करें, ठीक है, सेंट्रोसोम की बात करें तो हम बात करेंगे कि इसमें सेंट्रोसोम पादप कोशिका में इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है,
इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। कितना पॉइंट हुआ जी? 4 गुना हो गया। ये 4 नंबर डालिए। 4 नंबर इधर है। ठीक है, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, अगर बात कर ले कि इसमें 5वां नंबर पॉइंट लिखिएगा। 5वें नंबर पॉइंट में लिखिएगा कि पादप कोशिका में जो भोज्य पदार्थ होता है, उस भोज्य पदार्थ का संचयन स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में? तो कहेंगे इसमें भोज्य पदार्थों का संचयन स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, और इधर लिखेंगे कि इसमें भोज्य पदार्थों का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। अब एक खंडा बाकी है ना? एक खंडा बाकी है तो लास्ट में लिखवाइए देते हैं, कोई दिक्कत? लास्ट पॉइंट आप लिखिएगा कि इसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कहिएगा पादप कोशिका में स्वपोषण होता है। ठीक है, 6वां पॉइंट लिखिएगा। इसमें क्या लिखिएगा? इसमें स्वपोषण होता है। ठीक ठीक, वैसे लिखिएगा, इसमें स्वपोषण होता है। और इधर लिखिएगा इसमें परपोषण, या इसी को आप कहते हैं विषम पोषण होता है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट रहे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, पीआर भी ध्यान दिया। चलिए ठीक है, बोलिए इतना क्लियर है? क्लियर है तो सारे लोग लिखेंगे यस, सभी लोग लिखेंगे यस। हाँ, क्लास यहीं पे समाप्त होगी। जल्दी से बोलिए यस सर, रहने दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल है, समझ गया इतना? ये 5 पॉइंट आपको अंतर में लिखना है जब आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, चलिए टाइम इज ओवर और क्लास इज ओवर। मिलते हैं कल के क्लास में इसके आगे के टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, 2 मिनट का टाइम है। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो जल्दी से 2 मिनट में जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, उसके बाद हम कल मिलेंगे। यस सर, क्लियर है, पूरा समझ में आ गया। बाकी आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। सेंट्रोसोम को तारक काय बोलते हैं, है ना? केंद्रक के पास एक चमकदार सा क्षेत्र होता है, उसको तारक काय बोला जाता है, जो कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम, हाँ सेंट्रोसोम की बात किए थे। चमकदार क्षेत्र है जो केंद्रक के पास पाया जाता है, ओनली जंतु कोशिका में होता है। हाँ बता दिए पापा की परी। आज का क्लास मस्त लगा। चलिए धन्यवाद। कॉल कर लीजिएगा, इसके लिए आप कॉल कर लीजिएगा। हाँ मैथ का क्लास होगा, कल से होगा। चलिए ठीक है, तब मिले कल के क्लास में आप लोगों के बीच। बोलिए सर, एक मिनट रुकिए। जी हाँ सर, समझ गए, आगे बढ़िए। हाँ ये तो ठीक है। एक बच्चे, हाँ सर आप बायोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। श्री कुमारी है ना, श्रीति कुमारी, धन्यवाद आपका। चलिए सर जी, आप समझो और हम ना समझे, ये हो नहीं सकता। अरे आप समझाओ और हम ना समझे, ये हो नहीं सकता। चलिए जी ठीक है, ये तो आपकी, हाँ बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल के क्लास में।
ठीक है, बाकी जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, फिगर साफ साफ क्यों नहीं लेते हैं सर? ओ अच्छा, जो फिगर ड्रो जो लिए थे वो साफ नहीं आ रहा ना। चलिए अगले दिन से इस पर हम बात करेंगे। ओ थोड़ा सा एचडी में चाहिए, एचडी में चाहिए ताकि दिखेगा। फिर भी बनाए थे चित्र, तो हम बनाए थे, अपने से बनाए थे। ठीक है, फिर भी कल से प्रयास करेंगे कि एचडी में चित्र आए, आप लोगों को नहीं दिखता होगा। सर थोड़ा हमनी पर भी ध्यान दीजिए, भूला गए हैं क्या सर? एसपी सोनू कुशवाहा अरे आप ही पर ध्यान है। चलिए आते हैं तो आपसे जरूर मिलेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? ASMD आरिफ, यूट्यूब से ले लीजिए। हाँ यूट्यूब से। चलिए ठीक है, तब मिलते हैं कल के क्लास में। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जो है इतने टाइम तक आप हमसे जुड़े रहे, है ना। और बाकी आप लोग क्लास कैसा लगा, एकदम अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद आप सभी लोगों का।